हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक रहने वाला है मेरी अपेंडिक्स, आपकी अपेंडिक्स और हम सब की अपेंडिक्स। सबसे पहले देखेंगे कि अपेंडिक्स होती क्या है। अपेंडिक्स की बात करें स्टूडेंट्स तो अपेंडिक्स एक वर्मीफॉर्म प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसकी लंबाई देखें तो 6 सेंटीमीटर से 9 सेंटीमीटर तक इसकी लेंथ हो सकती है और ये आपके अब्डोमेन का एक वेस्ट पार्ट है या वेस्टिजियल पार्ट जिसको कह सकते हैं माना जाता है। इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये रेटिकुलो एंडोथेलियल टिश्यू की बनी होती है। बात करें डेफिनेशन की तो हम लिखेंगे कि एन इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज कॉल्ड अपेंडिसाइटिस। मैंने पहले भी आपको बताया था जिस वर्ड के पीछे आइटिस लगा है इसका मतलब इसमें इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन को वो शब्द है वो इंडिकेट करता है। इसके अलावा आप अपेंडिसाइटिस को इस तरह से समझ सकते हैं। ये देखिए, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इस तरफ से ये बीच में जो पड़ा है ये है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन जहां पे आके खत्म फिनिश हो रहा है और जहां से लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होता है उस पार्ट को सिक्कम पार्ट बोलते हैं या इलियोसिक्कम जंक्शन जिसको बोलते हैं। इलियोसिक्कम जंक्शन के बिल्कुल पॉइंट पे अपेंडिक्स पाया जाता है। इलियोसिक्कम जंक्शन से ये असेंडिंग कॉलन आपके लार्ज इंटेस्टाइन का, फिर ट्रांसवर्स कॉलन और फिर ट्रांसवर्स कॉलन के बाद डिसेंडिंग कॉलन आता है। तो इसके अंदर जो असेंडिंग कॉलन जो शुरू होता है या मेन बात करें इलियोसिक्कम जंक्शन, ये आपको जो दिखाई दे रहा है पीछे की तरफ, जैसे ये घूम रहा है डायग्राम, इसके बिल्कुल पीछे की तरफ जो टेल लाइक प्रोजेक्शन आपको दिखाई दे रही है स्टूडेंट्स, यही अपेंडिक्स है और इसी का इन्फ्लामेशन होना अपेंडिसाइटिस कहलाता है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? आप समझे? आप कहें तो अब चले आगे, चलें? ओके, अब इसकी लोकेशन देख लेते हैं स्टूडेंट्स कि इसकी लोकेशन क्या होगी अपेंडिक्स की। तो लोकेशन की बात करें तो ये आपके राइट साइड में अब्डोमेन कैविटी के मिलती है और राइट साइड में भी जब आप अब्डोमेन को डिवाइड करते हैं 9 पार्ट्स में, आपने पढ़ा होगा, उसमें राइट इलियाक फोसा एक रीजन होता है और उसके एग्जैक्ट उसी रीजन के अंदर अपेंडिक्स है वो प्रेजेंट है होती है। अगर अपन ऑपरेटिव तरीके से देखें तो एक पॉइंट होता है जिसको मैकबर्नी पॉइंट कहते हैं स्टूडेंट्स, और उसी पे इंसिजन लगाया जाता है, कट लगाया जाता है ऑपरेशन के टाइम, उसी को मैकबर्नी पॉइंट बोलते हैं। और अब पता कैसे चलेगा कि मैकबर्नी पॉइंट एग्जैक्ट कहाँ होगा? तो आप सपोज करते हैं जैसे मैं फ्रंट में खड़ा हूं आपके सामने और यहां से देखें तो जो सामने आपके राइट साइड है आपकी बॉडी का, राइट साइड की इलियाक क्रेस्ट जो बोन है, सामने आपकी इलियाक क्रेस्ट बोन है जिसको बोलते हैं एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन। तो एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन से और आपके बेली बटन तक, बेली बटन का मतलब आपकी नाभि तक अगर एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ किया जाए और उस लाइन को 2/3 पार्ट और 1/3 पार्ट में अगर डिवाइड कर दिया जाए, यानी आपके बेली बटन से 2/3 पार्ट इलियाक क्रेस्ट की तरफ और इलियाक क्रेस्ट से 1/3 पार्ट बेली बटन की तरफ के मिड पॉइंट, मिड से थोड़ा सा इलियाक क्रेस्ट की तरफ एक पॉइंट रहेगा और उसी पॉइंट को मैकबर्नी पॉइंट कहते हैं और वहां पे ही इंसिजन लगाया जाता है और इसी इंसिजन को मैकबर्नी इंसिजन कहा जाता है। तो ये रहती है लोकेशन है अपेंडिक्स की, वो रहती है। और इसकी लंबाई मैंने आपको बताई है, वो मैं फिर रिपीट कर देता हूं कि इसकी लेंथ है वो 6 to 9 सेंटीमीटर हो सकती है। अपेंडिक्स की लोकेशन के बाद हम चलते हैं स्टूडेंट्स इसके एटियोलॉजी या कोजेस के बारे में पढ़ते हैं कि किस कारण से है अपेंडिक्स है वो हो सकती है। तो सबसे पहले कोई स्टिक कारण अभी तक नहीं है जिसको अपन लिख सकते हैं स्टूडेंट्स
एडियोपैथिक लिखेंगे सबसे पहले, क्योंकि उसमें कोई स्टिक कारण नहीं है। उसके बाद में बात करते हैं, इडियोपैथिक के बाद में हो सकता है प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर की वजह से हो सकती है। बच्चों में देखें तो बच्चों में हाइपरप्लेसिया ऑफ लिम्फोइड फॉलिकल की वजह से हो सकता है। अडल्ट में देखें तो अडल्ट में फिकोलिथ हो सकता है। फिकोलिथ की बात करें तो आप इतना ही समझें कि जो डाइजेस्ट प्रोडक्ट है या अनडाइजेस्ट जो प्रोडक्ट है जो इंटेस्टाइन में भरा रहता है, वो कई बार इलियोसिकम जंक्शन के पास होता कई बार प्रेशर क्रिएट होने से वो अपेंडिक्स के ल्यूमन में घुस जाता है और वहाँ पे स्टे कर देता है, और इस वजह से भी ये एक फिकोलिथ का भी एक कारण माना जाता है अपेंडिक्स के इन्फ्लामेशन में। इसके अलावा प्री डिस्पोजिंग फैक्टर में आप देखेंगे तो हो सकता है कि कोलन का इन्फेक्शन अगर रहा हो, कोलन इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है हार्ड सीड कोट कुछ खाया है और उसमें सीड कोट, हार्ड सीड कोट के कुछ अगर कंटेन हैं तो वो वहाँ जाके फंस जाते हैं, उस वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा देखें तो पिन वर्म इन्फेस्टेशन कहते हैं जिसको, पिन वर्म, हुकवर्म जो कृमि होते हैं उनको भी प्री डिस्पोजिंग फैक्टर में एक कोजेज के रूप में मान सकते हैं। इसके अलावा ट्विस्टिंग ऑफ अपेंडिक्स का ट्विस्ट हो जाना या गोल स्टोन का डिपोजिशन भी एक प्री डिस्पोजिंग फैक्टर माना जा सकता है। कोजेज और एटियोलॉजी के बाद हम देख लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी के बारे में कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होगी। तो सबसे पहले देखेंगे कि कोजेज प्रेजेंट होंगे, जैसे मैंने बताया प्री डिस्पोजिंग फैक्टर या कोजेस प्रेजेंट होंगे, उनकी वजह से चाहे वो कोजेस हो सकते हैं, फिकोलिथ हो सकता है, मैंने आपको बताया हार्ड सीड कोट हो सकता है, या कोई अन्य जो भी टोटल जो कारण बताए हैं वो हो सकते हैं। तो उनकी वजह कोजेस जो प्रेजेंट होंगे उसकी वजह से फिकोलिथ या किसी वजह से ल्यूमन है अपेंडिक्स का वो कंप्रेस हुआ है या सीड कोट वहाँ जाके फंसे हैं, उस वजह से क्या होगा कि वहाँ पे कंप्रेशन की वजह से जो टिश्यू है उसमें कंप्रेशन आएगा, और कंप्रेशन आने से वहाँ की जो ब्लड फ्लो है वो कॉम्प्रोमाइज होगा, रिटर्न्स है वापस जो वेन के थ्रू जा रहा है वहाँ की सर्कुलेशन है वो कॉम्प्रोमाइज होगी, और कॉम्प्रोमाइज होने कुछ टाइम कॉम्प्रोमाइज रहेगी, उस वजह से वहाँ पे स्वेलिंग आना शुरू हो जाएगी और स्वेलिंग के साथ में पेन होगा, और उस स्वेलिंग और पेन अगर कुछ टाइम तक रहता है तो उस टिश्यू में इस्चीमिया डेवलप हो जाता है। स्टूडेंट, उस टिश्यू में इस्चीमिया डेवलप हो जाता है। इस्चीमिया डेवलप होने के बाद में जैसे जैसे स्वेलिंग और उसके साथ इस्चीमिया डेवलप हो जाएगा, स्वेलिंग और ज़्यादा बढ़ेगी और एट लास्ट वो परफोरेटेड अपेंडिक्स भी हो सकती है, फट भी सकती है। तो ये फिजियोलॉजी रहेगी। मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको कि जब भी आप एमएसएन में किसी डिजीज़ को पढ़ते हो तो पढ़ने से पहले आप एक्सपोज करें कि आप उस पेशेंट को, उस डिजीज़ जो पढ़ रहे हो उसकी पेशेंट को आप फेस कर रहे हो, वो आपके सामने बैठा है और उसको इस तरह से आप असेस कर रहे हो, तो आपको पढ़ने में और ज़्यादा मज़ा आएगा स्टूडेंट्स, और आपको जो भी टॉपिक आप एमएसएन का पढ़ोगे वो बिल्कुल भी आपको हार्ड नहीं लगेगा। वापस आते हैं टॉपिक पर स्टूडेंट्स। पैथोफिजियोलॉजी के बाद अगर बात करें स्टूडेंट्स तो साइन सिम्टम क्या आएंगे पेशेंट को, फाइंडिंग्स पेशेंट क्या बताएगा उसकी बात कर लेते हैं। साइन सिम्टम में सबसे पहले जो साइन सिम्टम में पेशेंट आपको बताएगा वो होगा पेन, और पेन की इंटेंसिटी है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। स्टार्टिंग में पेशेंट आपको बताता है कि उसको पेन बेली बटन के आसपास है वो फील हुआ था, और उसके थोड़े टाइम बाद जैसे जैसे इन्फ्लामेशन बढ़ता है वो पेन राइट इलियाक फोसा, जैसे मैंने आपको बताया, उसकी तरफ अपेंडिक्स के लोकेशन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। पेन के अलावा बात करें तो एनोरेक्सिया होगा, जिसको कहते हैं लॉस ऑफ एपेटाइट। पेशेंट की भूख है वो बंद हो जाएगी, और जैसे जैसे इन्फ्लामेशन बढ़ेगा उसको कंट्रोल करने के लिए स्टूडेंट मैंने आपको पहले भी बताया है कि फीवर आएगी, उसका डिफेंस सिस्टम है बॉडी का, तो फीवर आएगी। फीवर के अलावा बात करें तो चिल महसूस करेगा पेशेंट, और मैलाइज पेशेंट में देखी जा सकती है। इसके अलावा देखें तो पेशेंट को पेन जहाँ पे स्टूडेंट्स प्रेजेंट होता है, पेन अगर होता है तो उसके साथ में उसकी हार्ट बीट बढ़ती है, तो टैकीकार्डिया जिसको बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, 100 से अबव होना एक कंडीशन होती है जिसको टैकीकार्डिया बोलते हैं, तो टैकीकार्डिया भी देखा जा सकता है। कुछ केसेज में
वोमिटिंग देखी जा सकती है। वोमिटिंग के अलावा देखें तो कुछ केसेस में डायरिया भी देखे जा सकते हैं और कॉन्स्टिपेशन भी देखे जा सकते हैं। कुछ केसेस में डायरिया और कुछ में कॉन्स्टिपेशन दोनों ही देखे जा सकते हैं। इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है कि डायरिया ही होंगे या कॉन्स्टिपेशन ही होता है, तो दोनों देखे जा सकते हैं। और दोनों में अगर एक भी होता है तो उसकी वजह से आपकी बॉडी का फ्लूइड है वो लॉस होता है, डिस्टर्ब होता है, और उस कंडीशन में आप लिख सकते हैं कि डिहाइड्रेशन की कंडीशन भी है वो देखी जा सकती है। साइन और सिम्टम के बाद चलते हैं डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन की तरफ कि डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन में क्या क्या फाइंडिंग आपको प्रेजेंट मिलती हैं जिससे आपको पता लगता है कि इसमें अपेंडिसाइटिस प्रेजेंट है। सबसे पहले देखें तो जब कभी भी आप डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले हिस्ट्री लेंगे पेशेंट की। अगर हिस्ट्री लेंगे तो हिस्ट्री में पेशेंट आपको बताता है कि उसको पेन कब हुआ था और कहाँ हुआ था, धीरे था, उसके बाद में आप तेज़ हो रहा है, जो भी है उसके बारे में आपको बताता है। उसके बाद में होता है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन जैसे आपने फंडामेंटल में पढ़ा होगा उसी का एक पार्ट है पाल्पेशन। और पाल्पेशन अगर पाल्पेट करके हम देखते हैं पेशेंट को तो पेशेंट है वो राइट इलिया फोसा में रिबाउंडिंग टेंडरनेस है वो आपको फील होती है। पेशेंट के एरिया थोड़ा हार्ड होता है इन्फ्लामेशन की वजह से, और साथ में जब पाल्पेट करते हैं तो पेशेंट का पेन है वो और बढ़ता है। ये इंडिकेट करता है कि उसको अपेंडिसाइटिस है। इसके अलावा देखें डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन में तो एक मर्फी ट्रैट, स्टूडेंट्स लाल नीले और काले पेन से लगा लेना मर्फी ट्रैट, जिसमें ट्रायंगल अगर बनाते हैं और उस ट्रायंगल में 3 सिम्टम साइन और सिम्टम आपको दिखाई देते हैं। वो सबसे पहला होगा कि उसमें पेन होगा राइट इलियाक फोसा में, दूसरा उसको फीवर आती है पेशेंट को, और तीसरा उसमें वोमिटिंग देखने को मिलती है जिसको बोलते हैं मर्फी ट्राइट। तो ये देखने को आपको मिल सकता है स्टूडेंट्स। इसके अलावा रूटीन इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं। रूटीन इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं तो उसमें सीबीसी की बात करें, और सीबीसी में भी देखें आप डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी आपको इंडिकेट करता है बढ़ा हुआ मिलेगा, और बढ़ा हुआ डब्ल्यूबीसी को अगर एक टर्म्स में लिखें तो वो बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस है वो प्रेजेंट होगी अगर राइट इलियाक फोसा पेन है, रिबाउंडिंग टेंडरनेस है और डब्ल्यूबीसी बढ़ी हुई है, इट मीन्स 100% आपको अपेंडिसाइटिस है। और इसको और भी कंफर्म कर देता है जब आप यूएसजी करवाते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी करवाते हैं, और उसमें आपको इंडिकेट करते हैं कि अगर 6 mm और 6 mm से लेस देन अगर अपेंडिक्स की थिकनेस है तो वो नॉर्मल को इंडिकेट करता है स्टूडेंट्स, ध्यान देना। और 6 mm से अगर अधिक थिकनेस उस यूएसजी में आती है तो इट मीन्स आपको कंफर्म अपेंडिसाइटिस है, और जल्द से जल्द आपको सर्जन की राय लेनी चाहिए क्योंकि ये एक इमरजेंसी होती है, सर्जिकल इमरजेंसी कह सकते हैं इसको। इसके अलावा सीआरपी अगर हम करवाते हैं तो सीआरपी आपको बढ़ा हुआ इंडिकेट होता है, क्योंकि जब इन्फेक्शन बॉडी में बढ़ रहा होता है तो तुरंत इंडिकेट करता है। जब पहले ईएसआर करवाते थे लेकिन अब इसको सीआरपी करवाते हैं। सीआरपी को फुल फॉर्म की बात करें तो सी रिएक्टिव प्रोटीन होता है जो जल्दी रिएक्ट करता है अगर आपकी बॉडी में इन्फेक्शन बढ़ रहा है तो वो आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। उसके अलावा सीटी स्कैन करवा सकते हैं, एमआरआई है वो करवा सकते हैं, और कुछ अन्य इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं। लेकिन जो मैंने आपको बताया इसमें ये अगर इंडिकेशन आती है तो इट मीन्स आपको कंफर्म हो जाता है। डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन के बाद हम चलते हैं मेडिकल मैनेजमेंट की तरफ कि हम इसको ट्रीट करने के लिए उस कंडीशन में मेडिसिन क्या क्या देंगे स्टूडेंट, उसी को बोलते हैं मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले अगर पेशेंट डिहाइड्रेट हो रखा है, अगर ऐसी कंडीशन है उसने कुछ खाया नहीं है, वोमिटिंग आ रही है, जैसे मैंने आपको साइन सिम्टम बताए थे, तो इसका मतलब फ्लूइड की उसमें कमी है, तो उसको इंट्रावेनस फ्लूइड है वो दे सकते हैं डॉक्टर के एडवाइस के अकॉर्डिंग। और उसके अलावा बात करें तो हम मेडिकल मैनेजमेंट में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। जैसा सिम्टम आते हैं, सिम्टोमेटिक की बात करें तो पेशेंट सबसे पहले उस कंडीशन में पेन महसूस कर रहा है तो पेन को रोकने के लिए हम उसको एनाल्जेसिक्स देते हैं स्टूडेंट्स। एनाल्जेसिक की बात करें तो डाइक्लोफेनिक सोडियम दे सकते हैं, उसके अलावा हम ट्रामाडोल दे सकते हैं, और कुछ अन्य मेडिसिन है वो दे सकते हैं। और अब्डोमेन के लिए स्पेशल अगर एक टर्म्स आती है जिसको बोलते हैं स्पास्मोडिक पेन जो होता है उसको रिलीफ करने के लिए तो एंटीस्पास्मोडिक जो ड्रग हैं वो भी अपन हैं
वो दे सकते हैं पेशेंट को। और उसमें देखें तो डाइसाइक्लोमाइन के नाम से और डाइक्लोफेनिक का कॉम्बिनेशन आता है, वो आप पेशेंट को दे सकते हो। उसके अलावा अगर WBC जैसे आपने पढ़ा था कि अगर बढ़ी हुई है तो उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ एंटीबायोटिक्स हैं वो दे सकते हैं। एंटीबायोटिक्स की बात करें तो एंटीबायोटिक्स जो अभी चल रही है 3rd जनरेशन सिफेलोस्पोरिन, सेफ्ट्रिक्सोन दे सकते हैं, अमोक्सोक्लेव दे सकते हैं। अगर पेशेंट इसके साथ साथ नोजिया की फीलिंग अगर कर रहा है तो उसके लिए हम उसको ओंडेस्टोन दे सकते हैं। और अगर ओंडेस्टोन के साथ साथ बात करें तो पेंटाप्रोजोल भी उसको दिया जा सकता है डॉक्टर के एडवाइस के अकॉर्डिंग। मेट्रोजिल और सिप्रोफ्लोक्सिन भी दे सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि अपेंडिसाइटिस वाले पेशेंट में एनिमा कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, आप एनिमा नहीं लगा सकते। अगर मेडिकल मैनेजमेंट से आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलता है और कंडीशन और ख़राब हो रही है तो उस कंडीशन में सर्जरी इसका चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट माना जाता है अपेंडिसाइटिस का। तो स्टूडेंट्स उसमें सर्जरी करते हैं और सर्जरी के टॉपिक को पढ़ते हैं। तो सर्जरी 2 टाइप की हो सकती हैं स्टूडेंट्स, जिसमें सबसे पहले ओपन सर्जरी होती है और दूसरी होती है लैप। ओपन सीधा इंसिजन मैकबर्नी जो पॉइंट मैंने आपको बताया था उस पे इंसिजन लगाया जाता है और उस इंसिजन को के अकॉर्डिंग ही वो सर्जरी की जाती है। ओपन की बात करें तो ओपन में 2 होती हैं, एक मसल्स को कट किया जाता है और मसल्स एक दूसरी जो मेथड है उसमें मसल्स को स्प्लिंट किया जाता है, उसके फाइबर को अलग करके स्पेस बना के अपेंडिक्स तक पहुंचा जाता है ताकि कम से कम मसल्स की वॉस्टिंग हो। तो लैब की बात करें तो लैब में स्टूडेंट्स इसमें क्या किया जाता है कि थ्रू कैमरे के विजन के थ्रू जाया जाता है, जिसमें CO2 है वो एब्डोमेन में भरी जाती है और उसके साथ में 3 से 4 पोर्ट होते हैं, उन पोर्ट को एब्डोमेन में डाला जाता है और उसके थ्रू इंस्ट्रूमेंट से उसको सर्जरी को किया जाता है। तो ये रही आपकी सर्जरी का पॉइंट कंप्लीट। तो कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहले आप देखोगे तो परफोरेशन हो सकता है, अपेंडिक्स का फटना जिसको बोल सकते हैं वो हो सकता है। और अगर अपेंडिक्स फट जाती है तो उसके आसपास पेरिटोनाइटिस हो सकता है और उसके अंदर फटने के बाद में उसमें जो एब्डोमेन है वो इन्वॉल्वमेंट उसके ऑर्गन है वो हो सकते हैं। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें स्टूडेंट तो सबसे पहले हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले था प्री ऑपरेटिव, फिर था इंट्रा ऑपरेटिव और उसके बाद था पोस्ट ऑपरेटिव। अब मेन रहते हैं प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव। अब प्री ऑपरेटिव की बात करें तो सबसे पहले प्री ऑपरेटिव में आप पेशेंट को फ्लूइड जितना देना था वो तो आप चेकआउट करते हो क्या आपने वो फ्लूइड दिया है या नहीं दिया है। इसके अलावा जब सर्जरी से पहले पेशेंट जा रहा है तो उसकी रिटन कंसेंट वगैरह क्या कंप्लीट कर ली गई हैं, उसके पेशेंट की फियर एंड एंजाइटी को दूर करते हैं, उसको बताते हैं कि आपका ये ऑपरेट होगा, इस तरह से आपको बेहोशी दी जाएगी, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है वगैरह वगैरह। तो ये आपका प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट होता है और पेशेंट को आप अच्छे तरीके से पूरा कंप्लीट डाटा उसका लेके और उसकी इन्वेस्टिगेशन और उसके टिकट को साथ लेकर OT में भिजवाते हो। उसके बाद में आता है कि जब पेशेंट की सर्जरी हो गई है उसके जस्ट बाद पोस्ट ऑपरेटिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, ध्यान देना, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है पोस्ट ऑपरेटिव आपका क्या रोल रहेगा। पोस्ट ऑपरेटिव जैसे ही पेशेंट को ऑपरेट हुआ तो सबसे पहले आप चेकआउट करोगे, पेशेंट आपके पास आया तो उसके वाइटल साइन देखोगे, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और BP क्या वो सही इंडिकेट कर रहे हैं। उसके बाद में आप देखोगे कि पेशेंट को जिस साइड इंसिजन लगा है उसको चेकआउट करोगे, क्या वहाँ पे कुछ हेमरेज वगैरह प्रेजेंट तो नहीं है, ब्लीड तो नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो उसके बाद में आप देखोगे, नेक्स्ट आपका स्टेप रहेगा कि जैसे कैथेटर लगा है या ड्रेनेज लगा है ऑपरेटिव साइड, क्या वो सही है, क्या वो मुड़ा हुआ तो नहीं है, किंकिंग तो नहीं है उसमें। फिर आप पेशेंट को सही पोजीशन है वो प्रोवाइड करोगे, जिसको लिख सकते हैं हम कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। और कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करने के बाद हम उसको फ्लूइड मेंटेन करेंगे उसका डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग। उसके साथ साथ हम उसका IO चार्ट, इनपुट और आउटपुट चार्ट मेंटेन करेंगे पेशेंट का।
जो भी पेन किलर्स, जो भी ड्रग्स जो लिखी गई हैं, जो भी मेडिसिन है, वो प्रॉपर तरीके से हम उसको देंगे। और ड्रग देते टाइम हम 5R को ध्यान में रखेंगे। स्टूडेंट्स, आप 5R पढ़ चुके हो पहले भी फंडामेंटल में, उसका ध्यान में रखेंगे और उसका टोटल डॉक्यूमेंटेशन है वो करते रहेंगे। पेशेंट को अगर कोई भी कंप्लेन होती है तो उसको हम सुनेंगे, और अगर वो कंप्लेन कुछ ऐसी है, ऐसे कुछ फर्दर कॉम्प्लिकेशन अगर ऐसा लग रहा है आपको है, तो आप तुरंत उस ड्यूटी डॉक्टर को कॉल करोगे। हम हर 10 मिनट में उसके TPR और BP, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और BP पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट का लेते रहते हैं और उसको रिकॉर्ड में दर्ज करते हैं। पेशेंट को NBM रखते हैं। NBM बोले तो नथिंग बाय माउथ, क्योंकि जब तक एनेस्थीसिया का असर नहीं जाता तब तक हम उसको NBM रखेंगे। पर ओरल उसको कुछ भी नहीं देंगे, सिर्फ पेशेंट है वो IV थेरेपी पे चलता है। इसके अलावा बात करें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि नर्स असेस करेगी, बाउल साउंड के लिए असेस करेगी, हाइजीन मेंटेन करेंगे, उसको पोजीशन चेंज कराएंगे, हर 2 घंटे बाद उसकी पोजीशन चेंज कराते रहेंगे, क्योंकि बेड सोर होने के हैं वो चांसेस रहेंगे। उसकी प्रॉपर तरीके से बेड मेकिंग होनी चाहिए। बेड मेकिंग के टाइम बेड की सीट्स और बेड पे रिंकल्स हैं वो प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। ये नर्सिंग मैनेजमेंट में आता है। तो कैसा लगा आज का टॉपिक आपको? आपके सुझाव हमें ज़रूर दें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए पढ़ते रहें, हंसते रहें। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।